दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, यानी कि इनको क्या क्या काम करना होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड में आप किन किन पोस्ट के थ्रू एंट्री कर सकते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। इसके अलावा उन पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, यानी कि जैसा कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आई साइट, वेट, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के बारे में, इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड को हिंदी में कहते हैं भारतीय तटरक्षक। इसकी स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। तो आइए बात करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को क्या क्या काम करना होता है। तो आइए बात करते हैं सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स एंड ऑफशोर टर्मिनल्स, यानी कि जो कृत्रिम द्वीप होते हैं, जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, और ऑफशोर टर्मिनल्स मतलब समुद्र में तट से दूर की जो टर्मिनल हैं, उनकी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन का जो काम है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है। प्रोटेक्शन ऑफ फिशरमैन, जो मछुआरे होते हैं उनके प्रोटेक्शन का काम इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है। इसके अलावा असिस्टेंस टू फिशरमैन इन डिस्ट्रिक्ट एरिया, यानी कि समुद्र में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई संकट आता है, तो उस स्थिति में जो मछुआरे होते हैं उनकी सुरक्षा का काम, उनके बचाव का काम, उनकी हेल्प करना इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है। तो ये रही ड्यूटीज़। इसके अलावा और भी ड्यूटीज़ होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके थ्रू आप इंडियन कोस्ट गार्ड में एंट्री कर सकते हैं, यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं यांत्रिक की पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जिन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यांत्रिक की पोस्ट है, जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में तो आपको मैकेनिकल यांत्रिक का पोस्ट मिलेगा, आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो आपको इलेक्ट्रिकल यांत्रिक का पोस्ट मिलेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यांत्रिक का पोस्ट मिलेगा। इसके अलावा नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि नाविक जीडी की जो पोस्ट है ये आती है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नाविक डीबी की पोस्ट होती है। तो आइए अब हम एक एक करके जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो यांत्रिक की पोस्ट है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आइए नज़र डालते हैं। तो देखिए, अगर आपने 10th क्लास पास की है और उसी के साथ आपने 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्लीट किया है मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। क्या ज़रूरी है, 10th आपने किया हो और उसके बाद 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 3 साल वाला डिप्लोमा कोर्स किया है, 3 साल का पॉलिटेक्निक किया है। कौन कौन सी ब्रांच में, मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक की जो वैकेंसीज निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन क्लियर करके, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जितने भी टेस्ट होते हैं उनको क्लियर करके इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एज लिमिट है 18 to 22 ईयर्स, यानी कि 18 से 22 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो। और यहाँ पर SC, ST और OBC को एज में रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि एज में छूट भी मिलती है। कितनी मिलती है आइए देखते हैं।
5 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर SC/ST, यानी कि जो SC या फिर ST के कैंडिडेट हैं उनको एज में 5 वर्ष की छूट मिलती है, 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलती है। और जो OBC के कैंडिडेट हैं इनको 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो यांत्रिक की पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हाइट 157 सेंटीमीटर्स, वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 157 से ऊपर है तो चलेगा, लेकिन 157 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें वेट की, तो आपका जो वेट है वो आपकी हाइट एंड एज के अनुसार होना चाहिए। आई साइट की बात करें तो आपकी जो आई साइट है वो 6/24 विदाउट ग्लासेस एंड 6/9 एंड 6/12 विद ग्लास फॉर बेटर आई एंड वर्स आई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आई साइट की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं रिटन एग्जाम की। तो इसमें जो रिटन एग्जाम कराया जाता है इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के होते हैं आइए जानते हैं। तो यांत्रिक के लिए जो रिटन एग्जाम है इसमें जनरल नॉलेज यानी कि जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग से, एप्टीट्यूड से, इंग्लिश से, और फिर आपकी ब्रांच वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यानी कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया तो आपके मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आएंगे, आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया है तो आपके इस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सवाल ये आता है कि भाई क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यानी कि MCQ होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं नाविक GT के बारे में, यानी कि नाविक जनरल ड्यूटी की जो पोस्ट होती है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 12th क्लास पास हो विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी कि आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपने 10+2 मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए एज लिमिट है 18 to 22 ईयर्स यानी कि 18 से 22 वर्ष। 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है SC और ST के कैंडिडेट्स को, और OBC के कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो नाविक GT की जो पोस्ट है इसके लिए मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर से होनी चाहिए, और वेट आपका आपकी हाइट एंड एज के अनुसार होना चाहिए। आई साइट की बात करें तो बेटर आई के लिए आई साइट है 6/6 और वर्स्ट आई के लिए है 6/9। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये जो रिटन एग्ज़ाम है नाविक GT का, इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज यानी कि GK से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिटन एग्ज़ाम है ये 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है और उनमें इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सवाल ये आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जब वैकेंसी आती है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GT की तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो नोटिफिकेशन आता है करंट टाइम में उसको आप ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज उसमें आपको करंट टाइम की सारी डिटेल्स दी रही होती है। ठीक है, तो जब नोटिफिकेशन आता है उसको चेक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नाविक DB के बारे में, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट के लिए। तो नाविक DB के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम 10th पास हों। आपने 10th क्लास किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से की है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से की है, चाहे आपने स्टेट बोर्ड से 10th किया हो या फिर आपने सेंट्रल बोर्ड से 10th किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एज लिमिट की तो इसके लिए एज लिमिट है 18 to 22 ईयर्स यानी कि 18 से 22 वर्ष। तो आपकी जो एज है 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो अगर आप SC या फिर ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर्स यानी कि 5 साल की एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल यानी कि 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मिनिमम हाइट यानी कम से कम जो आपकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। और आपका वेट आपकी हाइट एंड आपकी एज के अनुसार होना चाहिए। अगर बात करें आई साइट की, तो इसके लिए आई साइट है 6/36 फॉर बेटर आई एंड 6/36 फॉर वर्स आई। रिटर्न एग्जाम की बात करें तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नाविक डीबी के रिटर्न एग्जाम में मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके एंड करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। सवाल ये आता है कि क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। तो क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस टाइप यानी कि एमसीक्यू होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कैसे करें। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जब यांत्रिक, नाविक सीडी, नाविक डीबी के लिए वैकेंसीज निकलती है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप उस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़िए। उसमें दी गई डिटेल्स के अनुसार अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए, रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कीजिए और उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उनको क्लियर करने के बाद आप फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने में आपको मदद करेगी। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है वीडियो हमारे फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल रही होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप करियर एग्जामिनेशन कोर्सेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट के साथ।